हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। एंड ऑलरेडी इस चैप्टर को हमने काफ़ी हद तक कवर अप कर लिया है। एंड आई होप कि आपने सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा, सारे नोट्स आप टाइम टू टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, केस स्टडीज़ भी अपनी बुक में से कोशिश कर रहे होंगे थोड़ी बहुत सॉल्व करने की। बाकी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज आती ही है। सो बच्चा लोग, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आते ही अपनी लगानी है अटेंडेंस। और अब तक जितने भी एक्रोनिम्स आपको याद है वो सारी फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि येस, आपने प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर अटेंड किए हैं। तो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे के टॉपिक्स की तरफ मुड़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। हमने पढ़े थे कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ हमने ये समझा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक ढांचा देते हैं, जिसकी हेल्प से अपने ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और हर एक फंक्शन को हमें ड्यू अटेंशन देना है, तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। बट वहीं पे अगर हम मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में की तरह काम करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस में हम डील कर रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर से हमारा काम नहीं चलता। हमें डिविजनल स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है, जिसके अंदर सेपरेट डिवीजन वाइज फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑपरेट होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के दो चेहरे, ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी दो चेहरे देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पर तो बिल्कुल ऐसे काम करता है जहां पर वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स। कहीं कहीं पर तो हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर हमसे बात करते हैं, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। बट कहीं कहीं वो हमारे अंदर की बातों को निकालने के लिए कहते हैं ना कि अरे बच्चों, हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं, हमें अपना दोस्त समझो और सारी तुम्हारी जो दिल की बात है वो सारी हमारे साथ शेयर कर लो, है ना। कहीं पर स्ट्रिक्ट और कहीं पर दोस्ती यारी दिखाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा डील करता है दो फॉर्म्स में। पहले का नाम है फॉर्मल और दूसरे का नाम है इनफॉर्मल। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब जब मैं बात कर रही हूँ फॉर्मल, तो हम कहते हैं ना कि हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। और फॉर्मल कपड़े आप कहाँ पहनते होगे? किसी शादी पार्टी में या अपनी कोई सोशल गैदरिंग में तो तुम बिल्कुल भी फॉर्मल क्लोथ्स नहीं पहनते होगे ना। तुम फॉर्मल क्लोथ्स कहाँ पहनते होगे? जहाँ पर उसी तरीके का ऑरा हो। यानी कि नॉर्मली जो लोग ऑफिसेज वगैरह में काम करते हैं, जहाँ पर उनके कह सकते हो कि एक यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि आप स्कूल में भी जाते हो, तो स्कूल में जाते हो क्या जीन्स और शर्ट पहन के, पूरी टोपी वोपी लगाकर और जैसे मन चाहा वैसे तुम लोग चले जाते हो? नहीं ना। आपको एक फॉर्मल ड्रेस दी गई है, आपके स्कूल की एक यूनिफॉर्म दी गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। वो यूनिफॉर्म आपके रूल्स का पार्ट है और आपको वही पहन के वहाँ पर जाना होगा, अदरवाइज बाहर भेज दिए जाओगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मुझे भी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता होगा जहां पे रूल्स और रेगुलेशन के साथ ही काम होता होगा, है ना। अब एक बात बताओ कि जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में ऐसा तो नहीं होता ना कि कुछ भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रॉपर आपके स्कूल में एंट्री का एक टाइम होता है, फिर उसके बाद असेंबली होती है, असेंबली के बाद आपके पीरियड्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपके पीरियड्स लग रहे होते हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट टीचर अपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आता है, आपको पढ़ाता है, चला जाता है और एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे आपका स्कूल ऑफ हो जाता है और आप घर चले जाते हैं। यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे हो रही हैं? सिस्टमैटिकली हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ फॉर्मल है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज, यानी कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। और इसको हम लोग इसीलिए ही बनाते हैं क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर टास्क है। देखो, अगर हम चिल होकर रहे ना हर जगह पर, अगर हम लोग ऑफिस में कहे कि ठीक है यार, जब तुम्हारा मन करे आ जाना, जब तुम्हारा मन करे काम कर लेना, जैसे मर्जी आ जाओ, जैसे मर्जी चले जाओ, तो तुम्हें लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के टास्क पूरे होंगे? नहीं।
कहीं ना कहीं जब भी आपको अपना कोई आपका एक गोल है और आपको उस गोल को हासिल करना है तो उसके पीछे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके पीछे कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए जिसको हम प्रॉपरली फॉलो करें, तभी हम उस टास्क को अचीव कर सकते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, क्योंकि उसके पीछे उसका एक गोल है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसे वो हासिल करना चाहता है। और इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपको बात करनी है तो बातचीत करने के लिए भी यहाँ पर एक चेन ऑफ कमांड है। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको कि ये हमने कहीं तो पढ़ा है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आग लगाते हुए बता दो ना कि ये तुमने कहाँ पढ़ा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे और मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। तो बेटा ये हम लोगों ने एक जगह पे पढ़ा था, किस नाम से? इसे हमने पढ़ा था स्केलर चेन के नाम से, ठीक है। और इसी स्केलर चेन को हम लोग चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस स्केलर चेन की हेल्प से ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अराइज होता है। जैसे कि ये ए है बी का सुपीरियर, बी है डी का सुपीरियर, ऑन द अदर हैंड ये बी है सबऑर्डिनेट ऑफ ए। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ये स्केलर चेन की वजह से ये एस्टैब्लिश हुआ, और यही है हमारी चेन ऑफ कमांड जो ये बताती है कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा। तो जब भी हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी तरीके से स्केलर चेन भी यूज की जाती है, जहां पर बातचीत का जरिया जो है वो आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको बात करनी है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं और इसके फीचर्स को समझते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक स्केलर चेन बना के दिखाई, जिससे मैंने स्केलर चेन को देख के ही बताया कि ए बी का सुपीरियर है और बी ए का सबऑर्डिनेट है। ये बात मुझे कैसे पता चली? क्योंकि आपने अथॉरिटीज डिफाइन कर रखी थी ना, आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी थी उस स्केलर चेन की हेल्प से। तो सबसे पहले आप ये देखो, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप्स अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप्स। नेचर का मतलब क्या है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो उनका आपसी रिश्ता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का दूसरा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, सारे फॉर्मल रिलेशनशिप है। बॉस और आपका एम्प्लॉय का ही रिश्ता यहाँ पर है, उसके अलावा किसी तरीके के रिश्तों के बारे में आप यहाँ तो बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। इट लेट्स डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होते हैं कुछ रूल्स और प्रोसीजर, क्योंकि उसी की हेल्प से हम अचीव कर पाएंगे अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स को। And the efforts of the various departments are combined, interlinked and integrated through the formal organization। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से अब आपको पता है कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से जोड़ना भी तो ज़रूरी है। अब जैसे कि स्कूल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और उसी के हिसाब से सब्जेक्ट टीचर्स होती है, तो उनके बीच में भी तो एक लिंक क्रिएट करना होता है। वन आफ्टर वन सब आएंगे और आपको पढ़ा के जाएंगे। स्कूल का पूरा एक जो एक्टिविटी प्लानर होता है वो भी आपके करिकुलम के साथ साथ चलता है। तो ये सारी चीज़ों को इंटरलिंक्ड करना, कंबाइन करना, ये कहाँ पॉसिबल हो पाता है? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल हो पाता है। तो फिलहाल 3 फीचर हमें क्या पता चले कि ये रिलेशनशिप्स बताता है, उसके अलावा ये रूल्स और रेगुलेशन से बनता है, और यहाँ पे सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड और इंटरलिंक्ड करके हम लोग चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम इसके आगे, तो 2 और हमारे पास फीचर है। अब इसे बनाता कौन है? कौन बनाएगा भाई? जिसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही बनाएगा ना। हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है ना कि 3 लेवल्स होते हैं। इतनी तो जानकारी अब हमें, इतने तो हम स्मार्ट हो चुके हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। ये हमारा टॉप लेवल होता है, ये हमारा मिडिल लेवल होता है, और ये हमारा ऑपरेशनल लेवल। तो किसके ऊपर है सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां? किसके ऊपर ज्यादा बर्डन है? किसके ऊपर वेलफेयर और सर्वाइवल, किसके कंधे मजबूत है ज्यादा? जो सबसे ऊपर है। घर में कौन लेता है सारे मेन डिसीजन? हमारे घर के बुजुर्ग ना। तो ये टॉप लेवल वाले सारे हमारे बुजुर्ग ही हैं, जो जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए सारे काम करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है बेटा? अपनी मर्जी से, जानबूझकर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास कुछ गोल्स है जिन्हें इन्हें अचीव करना है। नेक्स्ट, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ये कहते हैं जरा ये आपस के जो तुम्हारे रिश्ते हैं ना, जो तुम काम करते करते बना लेते हो, इन पे जरा ध्यान मत दो,
किसी को यहाँ पे चाचा मामा ताऊ कुछ नहीं बनाना है, यहाँ पर दोस्ती यारी कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना चाहिए आपको, काम के ऊपर ध्यान देना है। जब आप इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यहाँ पर कोई भी यारी दोस्ती, कोई भी बातचीत, कोई भी आपका आपसी रिश्ता नहीं है। अगर हो सकता है कि तुम पिताजी और बेटा दोनों एक ही जगह पर काम करते हो तो, लेकिन वहां पर आप सिर्फ फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। वहां आप एक दूसरे के पिताजी और बेटा वाला जो रिश्ता है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, काम के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये थे इसके 5 फीचर। अब आगे चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। और एडवांटेजेस के लिए मुझे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लगता है एक अलग ही तरीके का समुद्र। मुझे लगता है कि ये अलग ही तरीके का सी है ना, जिसके अंदर सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेजेस के लिए भी जो हमारे पास एक्रोनिम है वो क्या है, अ यूनिक सी, जिसके अंदर बेटा ए से मैं बता देती हूँ फिलहाल आपको। ए से है हमारे पास अवॉइडेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यू से है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड, देन उसके बाद एस से है हमारे पास स्टेबिलिटी, ये देखिए एस से हमारे पास है स्टेबिलिटी, ई से है हमारे पास ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ए से है हमारे पास फिर से अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। तो ये हमारे पास 5 एडवांटेजेस हैं। अब इसके साथ एक एग्जाम टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए उसके हम लोगों ने पेपर्स वगैरह देखे, तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो हमें देखने को मिली कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो डिविजनल स्ट्रक्चर का है, चाहे वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है। उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन, कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद एक प्रॉपर डायग्राम बनाना था। डिविजनल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था तो डिविजनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बना। उसके बाद उसके एडवांटेजेस पूछी गई थी। अब 3 नंबर में अगर आपको एडवांटेज लिखनी है तो कई बच्चों ने ऐसा किया कि सिर्फ ये जो हेडिंग्स है वो लिखकर छोड़ दी। बेटा हेडिंग के हाफ मार्क मिलते हैं, ठीक है आपको। और अगर इवन क्वेश्चन में ये भी लिखा है ना स्टेट द एडवांटेजेस या स्टेट द डिसएडवांटेजेस, तो आपको एक प्रॉपर लाइन बनाकर आनी है। और जो उसका मेन पॉइंट है कि वो जो आपका जो भी आपने एक लाइन लिखी है वो किस चीज़ को पॉइंट आउट करती है, वो कौन सा एडवांटेज वहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है, आप उसको अंडरलाइन करके आएंगे। भले आप सेपरेट हेडिंग यूज नहीं कर रहे, आप सिंपल एक लाइन लिख रहे हो तो लाइन में भी जो उसका की पॉइंट होगा आपको उसको अंडरलाइन जरूर करना है। अगर आप सिर्फ हेडिंग लिख कर आ रहे हो या आधी सी लाइन लिख कर आ रहे हो तो उसका हाफ मार्क ही मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आप एग्जाम टिप है मेरी तरफ से आपके लिए कि इस तरीके के टॉपिक से बच्चे ज़्यादातर वैसी गलती करते हैं। जो मेन टॉपिक होते हैं जिनकी अपनी अलग से इंपॉर्टेंस है उसको तो बच्चा अच्छे से प्रेजेंट करता है, बट ये जो कुछ बीच में सपोर्टिंग वाली चीजें आ जाती है ना, सपोर्टिंग कहूंगी मैं इसको, सपोर्टिंग रोल कहती हूँ इनको, ये क्योंकि मेन टॉपिक के सब टॉपिक है तो ये सपोर्टिंग रोल में आ जाते हैं बेचारे, जिसको आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हो लिखते टाइम पे। तो जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग के साथ फिर एक्सप्लेन किया, अगर आप ऐसा लिख के आओगे पूरे 1 मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मार्क्स के साथ फिर। लेकिन अगर आप सिर्फ हेडिंग लिख के आएंगे तो मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। सो एडवांटेजेस के अंदर जैसे सबसे पहला है ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने म्यूचुअल रिलेशनशिप्स पहले से डिफाइन कर दिए ना, हमने आपको पहले ही बता दिया, देखो ये आपका बॉस है, ये आपका एम्प्लॉय है, आपस में आप सब कुलीग हो। अब कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी जगह पर, कोई भी अगर दिखता है, जैसे एक क्लास टीचर को हमने एक पूरी क्लास अलॉट कर दी कि देखो मैम ये वाला सेक्शन आप हैंडल कर रही है, अब इस क्लास से कोई भी कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। इस क्लास में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। कोई अगर पेरेंट आता है किसी भी चीज़ की क्वारी करने के लिए तो हम आपको बुलाएंगे। क्यों? हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, क्योंकि हमने उस क्लास से रिलेटेड सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम के हाथों में दी, तो अकाउंटेबिलिटी भी उनकी बनती है। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? बिकॉज द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट अवॉइडेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब जैसे ही आप लोगों ने क्लास 11th में एंटर किया होगा तो उस टाइम पर स्कूल ने देखा होगा कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस बने हैं, और जितने नंबर ऑफ सेक्शंस बने होंगे उसी हिसाब से हर एक सेक्शन को एक इंचार्ज दिया गया होगा। इंचार्ज मतलब वही, जैसे सबसे पहले तो आपके क्लास टीचर ही होते हैं, तो आपने क्या किया, एक सेक्शन को एक इंचार्ज दिया। ऐसा तो नहीं है कि हमने चीजें डिफाइन नहीं करी और एक ही क्लास की 2 क्लास टीचर्स हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को आप अवॉइड कर पाते हो। क्यों? बिकॉज देयर इज नो कंफ्यूजन इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज टू प्ले, कि किसको क्या काम करना है इस बात का कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी के भी माइंड में, एज द ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड, क्योंकि सबको अपना अपना काम पता है। तो किसी भी तरीके से जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है वो नहीं होता है, इट अवॉइड्स। देन यूनिटी ऑफ कमांड। अब फटाफट से कमेंट में बता दो बच्चे कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, और दिखा दो अपने इंटेलिजेंस का एक क्या कहते हैं, प्रूफ, कि हाँ आप लोग इंटेलिजेंट हो, आपको सारी चीजें याद है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है?
बता दिया है, रुक के पहले बताओ। चलो ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक सबऑर्डिनेट का एक काम से रिलेटेड एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो एक ही पर्सन से मिले। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्केलर चेन को मेंटेन करते हैं, चेन ऑफ कमांड का मतलब ही यहाँ पर है स्केलर चेन, और यहाँ पर स्केलर चेन को मेंटेन करने से क्या होता है कि आपको दिख रहा है कि एक सुपीरियर का एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर है, तो उससे क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड भी मेंटेन्ड हो रहा है। जब जब आप स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तब तब यूनिटी ऑफ कमांड आपका फॉलो होगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी यहाँ पर फॉलो रहता है। देन गोल्स को अचीव करने के लिए ही तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन बना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने हैं। अगर हम इसे नहीं बनाएंगे तो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होगा तो कौन ही काम करने वाला है, फिर तो सब अपनी मस्ती में रहेंगे ना। सो इट लीड्स टू द इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे कुछ गोल्स है, हमने एक फ्रेमवर्क दिया ताकि जो भी हमारे ऑपरेशंस है वो उस फ्रेमवर्क में टाइम टू टाइम काम होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी रहती है। यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने से ये मतलब है कि जो बिहेवियर है एम्प्लॉइज का उसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि स्कूल में जब आपको टीचर डांट देती है तो देखो क्या एक्सपेक्ट कर रही है एक टीचर, देखो होता है जब इतने सारे बच्चे एक साथ शैतानी करते हैं तो टीचर को कई बार गुस्सा आ जाता है। तो आपको भी इस बेचारी की प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि अगर वो गुस्सा कर रही है तो ये नहीं कहना कि घर से लड़कर आई है, सारा गुस्सा हम ही पे निकालती है, कितनी चिड़चिड़ी है, ऐसे नहीं बोलना है ना। क्योंकि आप सब इतने सारे होते हो और वो बेचारी अकेली टीचर आप सबको हैंडल करती है, सबकी शैतानियां देख रही होती है, तो कई बार उसको गुस्सा आ जाता है। तो अब गुस्से में उन्होंने किसी बच्चे को डांट दिया तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस बच्चे से कि वो बच्चा क्या करेगा, डांट को पहले सुन लेगा, मैम को सॉरी बोलेगा और बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे क्या हो, आप उस टाइम पे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां पर रूल और रेगुलेशन के साथ काम किया जा रहा है कि अगर आपने पलट के कुछ किया तो उसका आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। फिर टीचर ले जाएगी आपको प्रिंसिपल ऑफिस और आज हो सकता है कि आप सस्पेंड हो जाओ। तो ये बिहेवियर्स को हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। बट यही अगर बाहर कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात कर ले तो तुम कहते हो ना, हाँ बेटा वहां मिलना जरा, बस 2 मिनट रुक, तू यहाँ पे अभी बताता हूँ तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। ये कहाँ कर रहे हो आप जब आप उस जगह से बाहर हो। सारी लड़ाइयाँ कहाँ होती है, स्कूल के बाहर ही तो जाकर होती है ना। स्कूल के अंदर होती है तो उसके लिए आपको पता है कि क्या रिजल्ट हो सकता है, बट स्कूल के बाहर तो कोई रोक टोक है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी इसी तरीके से मेंटेन है यहाँ पे कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज भी काम कर रहे होते हैं तो उनके बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ हुई तो इसका क्या आउटकम हो सकता है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको एडवांटेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार ज़रा इसके थ्रू भी देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चित्रकारी करवाई है, देखिए ज़रा। सो एडवांटेजेस के अंदर क्या है, सबसे पहला हमने पढ़ा था इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द सुपरवाइजर नोज इट वाज राजेश हु मेड द एरर इन द रिपोर्ट नॉट समवन एल्स। तो यहाँ पे सुपरवाइजर को पता है कि राजेश ही है जो गड़बड़ कर रहा है सारी, तो इसे पकड़ा जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को दी थी। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, द सेल्स स्टाफ नो दैट द अकाउंटेंट्स कीप द ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस। अब सपोज करो कि आपको लग रहा है कि अकाउंट्स में कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो सेल्स स्टाफ को पता है ना कि जो अकाउंट्स है, जो अकाउंटेंट्स हैं, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसी के अंदर सारे खर्चों के बारे में लिखा जाता है। तो बहुत इजीली हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, जो मार्केटिंग मैनेजर है वही सारी इंस्ट्रक्शन देता है प्रोजेक्ट टीम को। एक ही हमने सुपीरियर रखा अपने पूरी टीम को गाइडेंस देने के लिए एक चीज से रिलेटेड। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, डिस्पाइट द चैलेंजेस द प्रोजेक्ट टीम कंप्लीट्स द न्यू एड कैंपेन। भले ही उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से उन्होंने टास्क अचीव कर लिया। स्टेबिलिटी, द एम्प्लॉय आर अश्योर्ड दैट टास्क वॉन्ट चेंज सडनली। तो एम्प्लॉयज को हम लोगों ने यहाँ पे एश्योरेंस दी कि बेटा आप लोग काम करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत ज्यादा जो चेंजेस है वो एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेबिलिटी के साथ हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन और लिमिटेशन। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें इतनी सारी एडवांटेज दे रहा है तो ये ऐसी डिसएडवांटेज दे रहा है कि हमें कहना पड़ेगा RIP। अगर ढंग से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं किया तो इसकी लिमिटेशंस ऐसी हैं जो कर सकती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का RIP। यानी कि R से है हमारे पास रिजिडिटी, I से है हमारे पास इम्पर्सनल और P से है हमारे पास प्रोसीजरल डिलेज। तो देखिए जरा कि लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले तो है प्रोसीजरल डिले। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा होता है समटाइम्स कि
आप कोई एक क्विक डिसीजन लेना चाहते हो बट आपको चेन ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ता है। इमरजेंसी के केस में यस हमें पता है कि गैंग प्लान का इस्तेमाल होता है, बट हर सिचुएशन इमरजेंसी जैसी नहीं होती है जहां पर आप इमीडिएटली गैंग प्लान का इस्तेमाल कर लो। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, पूरा चेन ऑफ कमांड को हमको फॉलो करना होता है, तो स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, यानी कि प्रॉम्प्ट एक्शंस जो हैं वो हम यहाँ पर नहीं ले पाते हैं। देन रिजिडिटी है, क्यों? क्योंकि जिस भी चीज को, जो भी पॉलिसीज है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपको पता है कि टॉप मैनेजमेंट बनवा चुका है, टॉप मैनेजमेंट ने जो काम हमारे लिए कह दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं, उसको हमें पूरी तरीके से फॉलो करना है। हम किसी भी तरीके के डेविएशन मतलब हम उनके रास्तों से मुड़ नहीं सकते, अपने तरीके से काम नहीं कर सकते। ठीक। इम्पर्सनल, यहाँ पे आप ज्यादा इम्फेसिस किस पे देते हो? स्ट्रक्चर पे, काम पे। किसी भी तरीके के जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है इसके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर आपसे संबंध बिल्कुल भी नहीं है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किए हैं वही आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। ठीक है जी, तो क्लियर हो गई आपको लिमिटेशंस भी। चलो बहुत बढ़िया तरीके से अब यहाँ पर देख लीजिए जरा प्रोसीजरल डिले के बारे में एक बार। The processing of Tanmay's paper is slow due to the lengthy formalities। अब यहाँ पे इसको कुछ काम करने के लिए दिया गया, पेपर वर्क है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है क्योंकि सब लोगों से इसको क्या करना है, पहले अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही वो काम कर पाएगा। रिजिडिटी है, मीना का आइडिया, मीना के पास एक बहुत बढ़िया आइडिया था, अपने मैनेजर के पास लेकर चली गई, बट इट टर्न डाउन सिंस इट डजंट फिट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। क्योंकि मैनेजर ने कहा कि आप जो बता रही हो वो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को सूट नहीं करते और पॉलिसी हम चेंज नहीं कर सकते, तो अप्रूव नहीं हुआ। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रवि फील्स नो वन एट द वर्क प्लेस नोज अबाउट हिज इश्यूज। अब बेचारे के रवि के मन में बहुत सारी बातें थी जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसके साथ भी जाता था सब कहते थे यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकते इस तरीके की, वी विल टॉक लेटर। तो वो बेचारा सारी बातें जो है अपने दिल में ही रखकर बैठा रहता था और मायूस चेहरे के साथ पूरे दिन काम करता था। तो ये क्यों है? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना अलाउड ही नहीं करता। ठीक है, तो समझ आ गई सारी लिमिटेशंस, वेरी गुड। अब आते हैं इनफॉर्मल, ये है हमारा दोस्त। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना? मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपके मम्मी पापा कभी कभी तो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, ऐसा लगता है यार हम इन्हीं के बच्चे हैं ना, हमने क्या बिगाड़ दिया यार, हमने क्या कह दिया इनको जो ये इतना गुस्सा कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि यही सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है, इतने स्ट्रिक्टनेस के साथ काम। बट वहीं पे कभी कभी आप लोग ये भी देखते होंगे कि वो इतने ज़्यादा आपके साथ फ्रैंक हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं कि आपको लगता है आज इनकी तबीयत ठीक तो है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ही स्कोप प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि तुम्हारे दिल में ना जाने कितने सारे दुख दर्द छिपे हुए हैं जिसके लिए तुम्हें एक कंधा चाहिए और एक इंसान चाहिए जिसके सामने तुम अपना पूरा दिल खोल कर रख दो। बट ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ तो आपको मुंह पर उंगली लग के बैठना पड़ता है, सिर्फ काम की बात ही आपको करनी पड़ती है। तो जब आपके दिल के दुख और दर्द बढ़ने लगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लो। जैसे कि आप स्कूल में, आपका एक स्कूल ग्रुप होता है जो स्कूल का डिपार्टमेंट बनाता है, मतलब स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है वो हर बच्चों का अपना एक ग्रुप बनाता है अपनी क्लास वाइज। बट आप लोग भी तो कई बार अपने पर्सनल ग्रुप्स बना लेते हैं उसी स्कूल के बच्चों के साथ कि आप 11th क्लास में जब आए होगे तो कुछ नए नए बच्चे मिलते हैं, क्योंकि 11th क्लास में ही बहुत सारे बाहर से बच्चे भी आते हैं और 10th के बाद बच्चे सेक्शन वाइज अलग अलग डिवाइड भी होते हैं, तो कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, है ना। तो क्लास में कुछ नए लोग हैं, अब आपने उन्हीं लोगों के साथ यारी दोस्ती करी और उसी के लिए आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना दिया, जिसमें मिलकर आप लोग अपनी क्लास की सारी गॉसिप्स जो है वो डिस्कस कर रहे होते हो। वो सारी बातें जो मैम के सामने बैठ के नहीं कर सकते वो वहाँ पर करते हैं। और कुछ बच्चे तो मैम को भी उसी में ऐड कर देते हैं ताकि मैम के साथ भी थोड़ी सी बातचीत कर सके और मैम को भी पता लग सके कि आखिर क्लास में कौन कौन सी स्टोरीज चल रही हैं। तो बस इसी को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर फॉर्मल और इसी को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके बिना काम तो नहीं चलने वाला। सिर्फ स्ट्रिक्ट होकर आपको लगता है कि काम हो सकता है? जी नहीं। हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है कि वो भी अपने दिल की बात आगे रख सकें। जो बातें वो अपने बॉस से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कह सकते, वो सारी बातें वो उनसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कह सकते हैं। देखिए ज़रा,
तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता कहाँ से है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटा अराइज होता है इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन मतलब बातचीत से। और ये बातचीत किस चीज को राइज करती है? इट गिव राइज टू द सोशल रिलेशनशिप्स अमंग द एम्प्लॉयज, यानी कि वही एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को हो सकता है सर और मैम कहते हो, वही लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को बाबू सोना आई मीन फ्रेंड्स की तरह आपस में एक दूसरे के साथ हो सकता है रहते हो। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या क्या बात करना चाह रही हूँ? तो बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं पे उन लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप वगैरह स्टार्ट होती है, मतलब एक सोशल इंटरेक्शन हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो जैसे कि आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा कि जब लोगों की संडे को छुट्टी होती है तो वो लोग मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, है ना, या फिर वो लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आजकल कुछ एक्टिविटी बेस्ड जो वर्क है वो भी चल रहा है, ताकि लोगों के जो पूरा मतलब कह सकते हैं ना बर्डनाइज हो जाते हैं, पूरे टाइम काम करते हैं तो बर्डनाइज हो जाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल आजकल किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। वो नेटवर्क कैसे बन रहा है? बियॉन्ड द रूल्स और रेगुलेशन। कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है, सब एक ही लोग हैं, एक ही जैसे लोग हैं, आपस में मिलकर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत उनकी पर्सनल भी हो सकती है और वो बातचीत ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर भी आ सकती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें फीचर्स की तरफ। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहली बात, ये कहाँ से आता है? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आता है। जैसे कि फॉर्मल को तो टॉप लेवल ने बनाया, बट इसको फॉर्मल नहीं बना दिया। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ ही हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यानी कि वो जो हमारा सोशल इंटरेक्शन हुआ है, वो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो उन्हीं लोगों के साथ बनाया है जो हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मिले हैं। The standard of behavior evolved from the group norms rather than the officially laid down rules and regulation। यहाँ ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, अपने ग्रुप के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। यानी कि कई बार होता है ना कि हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के कुछ रूल्स रखते हैं कि देख भाई, हर संडे हम लोग घूमने जाया करेंगे, हम लोग अपने ग्रुप के लिए इतना पैसे इकट्ठा करेंगे और उसी से घूमने जाया करेंगे। मतलब आपने आपस में अपने कुछ ग्रुप नॉर्म्स बना दी हैं, कोई ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि जिसको तोड़ने पे पेनल्टी फेस करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट चैनल्स है यहाँ पर, यानी कि कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर बातचीत की। कोई भी किसी से कैसे भी बात कर सकता है। हो सकता है आपके सोशल इंटरेक्शन का पार्ट आपकी कंपनी का सीईओ भी हो, तो वहां उसे आप बॉस सर कुछ नहीं कहोगे, वहां तो आप उसको उसके नाम से ही हो सकता है पुकार सकते हो और उससे डायरेक्टली जाकर बात कर सकते हो, चाहे आप ऑपरेशनल लेवल पे ही क्यों ना काम करते हो। तो यहाँ कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होती, आप कभी भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बेटा, समझ आ गया? 3 फीचर्स क्या क्या पढ़े कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकलता है, ग्रुप नॉर्म्स होते हैं और इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, या मैं इन शॉर्ट कहूं तो स्केलर चेन यहाँ पर नहीं होती है। देन इट emerges spontaneously and is not created deliberately। अब भाई देखो, जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो टॉप लेवल बना रहा था, अपनी इच्छा से बना रहा था, खुद बना रहा था वो। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी सोच विचार की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम सोचते थोड़ी है कि यार इसको दोस्त क्यों बनाना है। दोस्ती तो अपने आप हो जाती है ना, एक दूसरे के साथ वाइब्स मैच हो जाती हैं, एनर्जीज मैच होती हैं, किसी की कंपनी हमें अच्छी लगती है तो हम उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियसली यानी कि अचानक अपने आप ही ये अराइज होती है ये चीज़, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोच विचार करके, या टॉप लेवल हमें नहीं कहता कि जाओ उससे जाके दोस्ती करो, तो ये तो प्लानिंग हुई, ये तो मतलब वाला काम हो गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एंड देयर इज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोशल इंट्रैक्शन से आपकी बातचीत हो रही है जिसका कोई रूट नहीं होता, तो कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया होगा आई होप फॉर्म इनफॉर्मल, क्योंकि बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों बनाते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी जो एडवांटेजेस है वो ट्रिपल एफ से डिफाइन की गई हैं, जहां पर पहला एफ देता है फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा एफ है फुलफिल्स द सोशल मीडिया, और तीसरा है द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर क्या है कि सपोज करो हमें कंपनी के अंदर किसी तरीके की एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक एम्प्लॉय से उसका रिएक्शन जान पाए फॉर्मली,
कि वही उस पूरे रूट को हम फॉलो करें। तो हम क्या कर देते हैं, हम सीधे अब जैसे कि हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना स्कूल का, अब हमें चाहिए कि हम कोई एक नया रूल अप्लाई करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल के अंदर, तो उसका रिएक्शन जानना था। तो आपकी क्लास टीचर का तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके साथ बना हुआ है पर्सनल, जहाँ पर आप सारे बच्चे जो है वो मैम के साथ चिट चैट करते हो। तो मैम ने वहीं पर एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया और ये देखा कि आप सब बच्चों का रिएक्शन क्या आ रहा है, कि कल हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अब से हर मंथ में हम लोग 40 मार्क्स का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके लिए एक सेपरेट पीटीएम रखा करेंगे और रोल नंबर वाइज हर एक पेरेंट से हम लोग बात करेंगे, हर बच्चे के पेरेंट से। अब इसका रिएक्शन जानना था मैम को कि कितना सक्सेसफुल होता है, तो मैम ने भेज दिया व्हाट्सएप ग्रुप में और देखा कि रिएक्शन क्या है। बट यही काम अगर पहले अप्रूवल लेते, टॉप लेवल से अप्रूवल लेते, फिर इंचार्जेस बताते, कोऑर्डिनेटर्स बताते, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता, तो हो सकता है बहुत सारा टाइम लगता। बट यही काम जब व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो गया तो फटाफट हो गया। तो जब भी हमें अपना कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसके अंदर हमें क्विक फीडबैक की जरूरत है, हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है फटाफट फैल जाए, तो उसके लिए हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट फुलफिल्स द सोशल नीड। अब ये सोशल नीड आपकी वही है कि आपका दिल भरा हुआ है, आप बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हो, बहुत सारी ऐसी बात है जो आपको शेयर करनी है, बट वो आप फॉर्मल में शेयर नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार होता है कि किसी एक एम्प्लॉय को छुट्टी लेनी है, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो बॉस को वो चीज़ें वहाँ नहीं बता सकता। तो ऐसे में वो सहारा लेता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अपनी उस पर्सनल प्रॉब्लम या उस पर्सनल इशू को समझाने के लिए। ठीक है, तो सोशल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल करता है और ये आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, क्यों यहाँ पर आपको थोड़ा अपनापन भी मिलता है, क्योंकि बॉस आपको यहाँ पर कंफर्ट जोन में लेकर आता है कि वहाँ तो देखो मैं भी बंधा हुआ हूँ रूल्स और रेगुलेशन से, यहाँ आके आप मेरे से सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि कई बार हम लोगों के पर्सनल व्हाट्सएप पे बात करते हैं, या किसी की आपके पास आईडी है तो वहाँ जाके आप बात कर लेते हो, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उनसे इनफॉर्मली डील कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो कहीं ना कहीं जो कमियां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कमियां थी ना, जिससे आरआईपी भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो कमियां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रह जाती है उन कमियों को इनफॉर्मल पूरा कर देता है कि भाई वहां तुमने डांट दिया और यहाँ आके तुमने उसको प्यार से समझा दिया, तो जिससे जो है एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो गया और उसने काम कर दिया आपका। तो जो कमियां वहां रह जाती है, वो कमियां जब यहाँ पूरी हो जाती हैं तो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके लिए भी थोड़ी सी आपको चित्रकारी में दिखा देती हूँ। ये देखिए जरा, यहाँ पर क्या हुआ, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि राज ने क्विकली बताया अरुण को अबाउट द अपकमिंग चेंज। हो सकता है कि ये सुपीरियर हो और ये सबऑर्डिनेट हो। अब इसको पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होने वाला है, तो इसने क्विकली इस चीज के बारे में किसको बता दिया, अपने दोस्त को बता दिया। फुलफिल द सोशल नीड। देखो जरा, को वर्कर्स मिंगल्ड ड्यूरिंग द ब्रेक्स एंड लंच। देखो जरा, बातें शातें हो रही हैं, यहाँ पर बैठ के चाय कॉफी पी जा रही है, सारी जो दिल की भड़ास है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आशा शेयर हर आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट फॉर विद हर मैनेजर। बाहर बैठे चाय पी रहे थे तो सारी की सारी बातचीत यहाँ पे कर ली, सोशल नीड भी पूरी हो गई, प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कशन हो गया। तो इस तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, बट इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जिसके लिए तो तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा सर को। बिल्कुल एक सर को आपको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इनको आपको थोड़ा सा डंडा दिखाना पड़ेगा कि यहाँ बढ़िया काम चल रहा है तुम्हारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, गड़बड़ कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो, यहाँ पर अपने दिल की भड़ास के साथ साथ सारी ऑर्गेनाइजेशन की बातें भी यहाँ पर कर रहे हो, तो इसके लिए तो सर को बुलाना ही पड़ेगा। तो देखो बेटा, सर से हमारे पास क्या है यहाँ पर, एस से है स्प्रेड द रूमर्स, आई से है इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, और आर से है रेसिस्टेंस टू चेंज। अब क्या है ये सारी लिमिटेशंस, जरा वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस मतलब जब कुछ भी आपके सामने नई बात रखी जाए तो तुम्हारी आदत है कि उसको मना कर देना कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। कई बार होता है ना कि कोई हमें कोई चीज़ समझाने जा रहा है, हम उसे सुनते भी नहीं है, और हमारी आदत है कि हमें कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना, हमें ये चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना है, हमने साफ मना कर दिया। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है बेटा ऑपोजिशन। आप इसको लिख भी सकते हैं अलग से। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपोज करना, यानी कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाना। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब आप लोगों की बातचीत हो गई एक दूसरे के साथ, तो आपका ना एक प्रॉपर ग्रुप बन जाता है। तो जब ग्रुप बन जाता है तो आप क्या करते हो, फिर मेजॉरिटी के साथ जीतने की कोशिश करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कोई नई चीज़ लेकर आ रहा था, आप लोगों ने आपस में ग्रुप बना दिया, एक दूसरे को इशारा कर दिया कि हाँ मना करना सबको, और
उस चेंज को आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि तुमने अपनी एक टीम बना ली है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तुमने हो सकता है अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को भी अपने साथ मिला लिया हो, तो ये गड़बड़ हो जाती है। सो द मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज इट। अब अगर तुम्हारा पूरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप अगर उसको मना करेगा तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड द रूमर्स। अब रूमर्स का मतलब क्या होता है, अफवाह। यहाँ पर अफवाह बहुत जल्दी फैलती है कि तुमने देख लिया कि बॉस जो है वो अपने किसी कुलीग को, अपने किसी सबॉर्डिनेट को एक दिन घर तक छोड़ने जा रहे थे, क्यों, उस बेचारी को ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो ठीक है बॉस ने छोड़ दिया, बस अगले दिन आकर तुमने उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया, तो अफवाह फैल गई। तो इस तरीके की अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो र्यूमर्स फैलाता है, और जिसकी वजह से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। और ये रियल एग्जाम्पल्स हैं, मैं कोई ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ। आप कुछ कॉर्पोरेट मूवीज देखते भी होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई भी जाती है। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। वही वाली बात कि जब आपके खुद के नॉर्म्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, अगर वो हावी हो जाए ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स के ऊपर, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसके इंटरेस्ट को आप भूल जाते हो। आपने एक ऐसा ग्रुप बना लिया जहां पर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को भूल गए हो, तो कई बार ये सारी लिमिटेशंस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस को खराब कर देती है। यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी बॉस होते हैं, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर चलते हो, उनसे बातचीत करते हो, और करनी भी चाहिए, बट कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसीलिए आपके पेरेंट्स भी आपके साथ कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं और कई बार आपके साथ फ्रेंड होते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको फ्रीडम दे दी, तो शायद फिर आप उनकी सुनना बंद कर दो। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, आपको लगता है वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं, आपने देखा होगा समहाउ वो स्ट्रिक्ट होते हैं, बट समहाउ वो आपकी बात को सुनते भी है। बहुत ज़्यादा अगर उन्होंने भी आपको लिबर्टी, आपको ऑटोनॉमी दे दी, तो आप उनके सर पे चढ़ के बैठ जाओगे, आप उनकी सुनना बंद कर दोगे। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो बहुत ही ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो हमें पूरे कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करना चाहिए। हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जहाँ ज़रूरत है फॉर्मल की, वहाँ फॉर्मल तरीके से रहो, जहाँ इनफॉर्मल का काम पड़े वहाँ इनफॉर्मल तरीके से भी रहना है। बट बहुत ज़्यादा अगर आप इस तरीके से गैप को क्रिएट नहीं करेंगे, उस गैप को रिड्यूस कर देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस यहाँ पर सिखाई गई हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ज़रा इसको भी थोड़ी सी चित्रकारी के साथ देख लीजिए एक बार। मैं आपका ध्यान यहाँ पर दिलवाना चाहूँगी। द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहला है रेसिस्टेंस टू चेंज के बारे में। एम्प्लॉयज़ रेसिस्ट कर रहे हैं कि नई पॉलिसी जो आपने अनाउंस करी है हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों? इन्होंने अपना एक पूरा ग्रुप बना दिया है। ये देखिए, जो ये र्यूमर्स है ये फैल रहा है अबाउट द ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है जब टेम्परेरी लोगों को निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि काम वाम नहीं है, तो इस तरीके से तो उन्हें लगता है कि सून ले ऑफ्स होने वाले हैं, और मतलब टेम्परेरी लोगों को रखा भी जाता है, टेम्परेरी लोगों को निकाला भी जाता है। तो इस तरीके की एक पॉलिसी जो है उन्हें सुनाई दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली है, तो लोगों को थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया। तो इस तरीके के र्यूमर्स देखो आपस में चल रहे हैं। ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, किसी के कान में बात हुई ले ऑफ्स के बारे में, तो उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया कि कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं, देख कर रखना भाई। उसके बाद इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के अंदर वीना रिपीटेडली फेल्ड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द सेल्स फिगर। नहीं बता रही है सेल्स फिगर के बारे में, होगा उसका कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट, इसलिए नहीं बता रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ये लोग क्या करते हैं, कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक समरी की तरह हम लोग यहाँ पे डिफरेंस को पढ़ लेते हैं, पूरा रिकॉल हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मीनिंग तो हम लोग जान चुके हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अथॉरिटी रिलेशनशिप से अराइज होता है, यानी कि कुछ अथॉरिटीज रिलेशनशिप्स हैं जिसकी हेल्प से ये मैनेजमेंट इसको क्रिएट करता है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, जो इंट्रैक्शन की वजह से अराइज होता है, कि जब बातचीत होती है तब। ऑरिजिन, ये कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज से बना है। इनफॉर्मल हमारे सोशल इंट्रैक्शन से बना है, ठीक है। अथॉरिटी, यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है कि आप किस पोजीशन पे, उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी मिलती है। यहाँ पर हम किसी को ग्रुप में देखो ऐसा होता है ना कि हम किसी किसी की बात सुनते ही है। ऐसा भी होता है कि आपके ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जिसकी बात सब सुनते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर ऐसी कोई पर्सनल क्वालिटी हो जिसकी वजह से हम उसकी बातों को सुन रहे हैं। तो ये अपने अपनी पर्सनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही मिलती है अथॉरिटी।
उसके बाद बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो बिहेवियर यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर आपका कोई बिहेवियर पैटर्न नहीं है, कोई कैसे भी रो दो चिल्ला विल्ला सकता है, फ्री हो तुम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ तो बेटा स्केलर चेन के थ्रू होता है और यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में होता है, कोई चेन ऑफ कमांड यहाँ पर नहीं होती है। नेचर ये देखो ये स्ट्रिक्ट होता है और ये हमारा फ्लैक्सिबल होता है, कोई भी आए कोई भी जाए हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लीडरशिप यहाँ पे मैनेजर्स लीडर होते हैं, यहाँ लीडर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, आपकी इच्छा है, आप अपने ग्रुप में से किसी को लीडर बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, वही बात कि आप उसकी सुनते हो या नहीं सुनते हो, ठीक है। तो बताइए क्या आपको यहाँ तक फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से मुझे बता दो कि यस मैम हमको क्लियर है। तो चलिए बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक को प्लीज़ आप लोग मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेलीगेशन। एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? अब डेलीगेशन कुछ ऐसा है जैसे कि आपके घर में आपके दादाजी हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से पहले समझते हैं। घर में ये हैं आपके दादाजी, ठीक है। दादाजी अपना कुछ बोझ, अब दादाजी के हाथों में सारी पावर है, अभी तक फिलहाल जो भी पावर ऑफ अटर्नी है यानी कि घर के कागजात, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी पावर है, जो भी डिसीजन है, वो सारे के सारे डिसीजन फिलहाल दादाजी लेते हैं। बट क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि उम्र तो सबकी बढ़ती है लगातार, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो काम करने की जो हमारी एफिशिएंसी होती है, जो इफेक्टिवनेस होता है, वो हमारा कम होने लगता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उस जोश के साथ काम नहीं कर पाते जिस जोश के साथ हम अपने अर्ली एजेस मतलब यंग एज में हम लोग कर पाते हैं। तो दादाजी अब तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजन जो थे वो अपने हाथों में लेकर चल रहे थे, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं था वो जो किसी और की हेल्प से लेते हो। बट अब उनको लगता है कि जो मेन चीज़ें हैं मैं काम करता हूँ वो सारी चीज़ें अपने हाथों में रख लेता हूँ, यानी कि जो मेन अथॉरिटी है कि बिजनेस को बढ़ाना, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा, घर में नई कार लेकर आनी, नया घर खरीदना, इस तरीके के जितने भी मेन डिसीजन है वो सारे डिसीजन मैं लिया करूँगा। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा अपना बर्डन रिड्यूस करना है तो मैं काम करता हूँ जो मेरा बेटा है, यानी कि दादाजी के बाद कौन आए, फादर जी आए, पिताजी आए, है ना, पापा जी ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना, तो पापा जी आए। अब क्या किया दादाजी ने, पापा जी को कहा कि बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिलहाल जो दुकान है हमारी, उस दुकान की चाबी दे रहा हूँ। एक काम करो, डेली बेसिस पर जो ये दुकान है इसको तुम संभाल लो, मतलब जो भी डेली के जो डिसीजन लेने होते हैं, कितना माल आना है, कितना माल जाना है, ये सारे काम जो है वो तुम करो। हाँ, किसको कितनी सैलरी वगैरह देनी है ये सब चीज़ें मैं डिसाइड करूंगा, और डेली आके मुझे हिसाब दे देना, सुबह जाना दुकान पे, मेरे से चाबी ले जाना, पूरे दिन तुम दुकान को संभालोगे, क्योंकि अब मैं दुकान नहीं संभाल पाऊंगा, इतनी देर तक मुझसे नहीं बैठा जाता है। तो ये दुकान की चाबी है, दुकान की चाबी लो, दुकान संभालो पूरा दिन, रात को आके पूरी मुझे रिपोर्ट दे देना कि आज इतनी की सेल हुई है, इतना खर्चा हुआ और ये सारी एक्टिविटी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो अकेले सारा काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए पूरी पावर नहीं दी, थोड़ी सी पावर अपने बेटे के साथ शेयर कर ली, क्योंकि उनके जस्ट नीचे तो उनका बेटा ही है ना, उसके बाद जो उन्हें विश्वास है उन्हें अपने बेटे पर ही विश्वास है, तो उन्होंने वो चाबी अपने बेटे के हाथ में दी। लेकिन चाबी तो दी है, लेकिन तब भी पावर उन्हीं के हाथों में ही है कि रोज आपको चाबी सुबह मुझसे लेकर जानी है और रात को मुझे देकर जानी है विद रिपोर्ट कि आज पूरे दिन आपने क्या काम किया, और पूरे दिन जो भी डेली का जो डिसीजन है वो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व रहूंगा। तो इसे ही बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ही यही होता है जहां पर आप अपनी अथॉरिटी को डाउनवर्ड ट्रांसफर करते हो। डाउनवर्ड मतलब कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर देखें तो ये कोई अगर सुपीरियर है, देखो कितना सुंदर सुपीरियर बनाया ना मैंने, जो कोई सुपीरियर है उसके जस्ट नीचे जो उसका सबऑर्डिनेट काम करता है, जब उसके साथ किसी अथॉरिटी को शेयर कर दिया जाता है इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ, तो उसे ही बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बताइए समझ में आया आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है?
आई होप कि समझ आया होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना है कि वो सबऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए? इमीडिएट होना चाहिए। समझ आया? स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, कलाकारी जो बनाई है, चित्रकारी, उसे देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो लिखा है। देखिए जरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक टीचर ने क्लास में क्लास मॉनिटर बनाया 10 मिनट के लिए, कि देखो मुझे थोड़ा सा काम है प्रिंसिपल ऑफिस में, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, 10 मिनट के लिए आपको क्या है, क्लास को संभालना है। तो मॉनिटर के पास लेकिन पावर नहीं है पूरी, मतलब मॉनिटर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी को सस्पेंड कर देगा या कुछ भी कर देगा, नहीं। 10 मिनट के लिए हमने उसको क्लास का इंचार्ज बनाया है ये देखने के लिए कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। वो सिर्फ हमें ये बता सकता है कि कौन से ट्रबल मेकर बच्चे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने तुरंत बच्चों को सस्पेंड ही कर दिया, वो तो पूरी क्लास ही उड़ा देगा फिर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पावर जो है यहाँ पर टेम्परेरीली यहाँ पर शेयर की जा रही है। द फाइनल कंट्रोल्स रिमेन्स विद द टीचर। अल्टीमेटली उन बच्चों के साथ करना क्या है वो मॉनिटर डिसाइड नहीं करेगा, वो कौन डिसाइड करेगी? वो टीचर ही डिसाइड करेगी। सो द मॉनिटर फील्स पावरफुल फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के लिए तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि अच्छा मैं सबको चुप कराऊंगा, मैं ही इन सबको रूल करूंगा, जब तक कि कोई उसके ऊपर चौक फेंके या किसी और के ऊपर चौक फेंके, नाम मॉनिटर का नहीं लगा देता कि मैम ये तो खुद शैतानी कर रहा था, खुद हमारे ऊपर चौक फेंक रहा था, आप किसको इंचार्ज बनाकर गए थे? तो फिर तो उसकी शामत आ जाती है। तो यहाँ पर डेलीगेशन से हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि जहाँ पर कुछ टेम्परेरी पर्पस के लिए हम अपनी अथॉरिटी किसके साथ शेयर करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, चलिए अब इसी डेलीगेशन के हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप याद रखेंगे ARA से, आरा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन हमारे पास कितने हैं? 3 तरीके के हैं। पहला है हमारे पास अथॉरिटी, फिर उसके बाद आ जाती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ जाती है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। तो ये इसी तरीके से चलते हैं, तो आप इसी को ऐसे ही आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटी से। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ऑलरेडी 2nd चैप्टर में हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं। तो मुझे सिंपल लैंग्वेज में जरा बता दीजिए कि अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का एक क्रक्स था, है ना, जो पूरी तरीके से डिफाइन करता था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो क्या था वो भी बता दोगे तो आपकी मैम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा खुश। तो फटाफट से वो भी बता दो। तो बच्चों देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी, जब भी अथॉरिटी की बात होती है तो मुझे लगता है अथॉरिटी बोलते ही ना मन में एक आता है पावर, मतलब बोलते हुए वो पावर फील होती है, वो स्ट्रेंथ फील होती है। तो अथॉरिटी डिस्क्राइब करता है एक ऐसी पावर को जहां पर आप उस पावर का इस्तेमाल करके किसी को कमांड दे सकते हो। और ये पावर अलग अलग होती है, लेवल टू लेवल ये डिफर करती है। जो टॉप लेवल पे होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, जो मिडिल लेवल पे होंगे वो टॉप लेवल के कंपैरिजन में उनके पास पावर कम होगी। तो अथॉरिटी का मतलब होता है द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड। जैसे कि दादाजी के पास राइट है कि वो पापा को कमांड कर सकते हैं, वो दे सकते हैं ना पापा को इंस्ट्रक्शन, बट क्या पापा दादाजी को कहेंगे कि पिताजी मैं तो ये काम कर रहा हूँ, एक काम करो, चलो तुम भी काम पर लगो? फिर तो दादाजी बता देंगे, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। तो जो भी आपके पास ये अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी किस चीज के लिए है? फॉर द राइट टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, जहां पर वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकते हैं टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ इट्स पोजीशन, कि भैया अपनी हद में रहकर ही हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? एक्शन करना है। दादाजी को अपनी अथॉरिटी का ध्यान रखते हुए काम करना है। अब ऐसा नहीं कि उनके हाथ में पावर है तो वो कुछ भी करा देंगे, है ना, ऐसा कुछ अनएथिकल चीजें भी नहीं कराई जा सकती पावर का इस्तेमाल करके, उसको तो मिसयूज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से पिताजी के हाथ में भी जब उन्होंने चाबी दी है तो चाबी का सही इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि पिताजी ने भी फिर क्या कर दिया, गोलमोल करना शुरू कर दिया बिजनेस के अंदर, तो ये नहीं करना। अपने स्कोप ऑफ लिमिट ऑफ अथॉरिटी के अंदर रहकर ही आपको यहाँ पर क्या करना है? एक्शन करना है। देन अभी अथॉरिटी आती कहाँ से है, कैसे फ्लो करती है? बेटा ये जो अथॉरिटी है वो आएगी स्केलर चेन से ही। अब जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी थी फॉर्मल के अंदर ही कि ये स्केलर चेन होता है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग काम करते हैं। तो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ही जो अथॉरिटी है वो अराइज होती है। कैसे फ्लो करती है? इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
टॉप से लेकर बॉटम तक जाती है, यानी कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकता है, जैसे कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर अथॉरिटी रखता है। क्या डिफाइन करता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो मुझे लगता है ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बच्चों वाला है ना, लड्डू क्वेश्चन है ये हमारा, लड्डू कॉन्सेप्ट। हमें समझ आ गया अथॉरिटी क्या होती है। अब मैडम बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जहां पर अथॉरिटी आप कह सकते हो कि पावर है आपके हाथों में, वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां हैं। जब अथॉरिटी आती है तो जिम्मेदारी जरूर आएगी। जब आपको किसी चीज की पावर दी जाएगी तो साथ में उस पावर को इस्तेमाल कैसे करना है, उस पावर को इस्तेमाल करके क्या क्या काम करने हैं, वो भी आपको जरूर बताया जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला गया कि ये तो एक तरीके से ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी सबऑर्डिनेट के लिए कि उसको प्रॉपरली वो काम करना है जो उसे असाइन किया गया। और ये कहाँ से अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से ही अराइज होता है। अब जैसे कि अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, ये कहाँ फ्लो करेगी? अपवर्ड। क्यों? क्योंकि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है ना। जब अथॉरिटी होती है तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं कि लो काम करो, ठीक है। उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आएगी तो नीचे वाले ऊपर वालों को बताएंगे हो गया, हमने काम कर दिया, हमारा सारा काम हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। उसके बाद when an employee is given the responsibility for a job, he must also given the degree of authority necessary to carry out it। तो वही क्रक्स जो मैं आपसे कह रही थी कि there should be a parity between, और यू कैन से द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपने किसी को जिम्मेदारियां दी हैं तो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसके हाथों में कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? जवाबदेही। चलो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। किसी पिताजी के 2 बेटे थे, ठीक है। पिताजी ने क्या किया, पिताजी को 2 दिन के लिए अपने टाउन से बाहर जाना था किसी मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब उनकी ना उनके पास एक कार थी, कार की करानी थी सर्विसिंग। तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा एक काम करो, ये 2 दिन के लिए मैं आपको कार की चाबी दे रहा हूँ और आपको क्या करना है, कार की सर्विसिंग करा देना। 2 दिन के लिए ये चाबी, यानी कि ये अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है। कार की चाबी इज द अथॉरिटी, और उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटा सर्विसिंग करा लेना, पैसे का बिल बनवा देना, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। चाबी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस करानी है, बिल बता देना, मैं पे कर दूंगा, ठीक, ओके। अब 2 दिन पूरे हुए। 2 दिन पूरे हुए, पिताजी ने सबसे पहले आते ही पार्किंग में चेक करी अपनी गाड़ी और देखा कि गाड़ी की सर्विसिंग तो छोड़ो, 2-3 डेंट लगे हुए थे गाड़ी के अंदर और ठुकी पड़ी थी गाड़ी। अब मुझे ये बताओ कि पिताजी के 2 बेटे थे, किसको आवाज़ लगाई होगी पिताजी ने गुस्से में? बताओ। अपनी गाड़ी को, जैसे कि जेंट्स लोगों को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने इन सब चीज़ों से प्यार होता है, और जहाँ पर उनको ऐसी हालात में जब अपनी गाड़ी मिली कि वो जैसी छोड़ के गए थे उससे भी बेकार हालत हो रही है, तो उनको कितना गुस्सा आया होगा। तो बताओ जोरों शोरों से किसकी आवाज़ लगाई होगी इन्होंने? छोटे वाले बेटे को? बताओ, नहीं, बड़े वाले को ही ना। बड़े वाले को आवाज़ लगाई, क्यों? चाबी किसको दे के गए थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे के गए थे? तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसकी बनती है? छोटे वाले की, बड़े वाले की ना, कि हाँ बेटा चाबी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ये क्या करके लेकर आए हो? तो वो क्या कहेगा, पापा इससे पूछो। पापा कहेंगे इससे क्यों पूछूं, ये चाबी किसके हाथ में थी? तुम्हारे हाथ में थी, तुम ही जवाब दोगे। तो बेटा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक बार अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, आप उससे मुंह फेर नहीं सकते। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, कि जो भी आपने काम किया है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद, अब उसका जवाब दो, उसका रिजल्ट की बारी है। सो वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, एक बार अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी करी कि हाँ पापा मैं आपका बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं काम करके लेकर आऊंगा, तो बेटा वन कैन नॉट डिलाई द अकाउंटेबिलिटी, अब जवाब भी दो फिर, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये जवाब देगा। और ये भी कैसे फ्लो होता है? अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही तो अकाउंटेबिलिटी अराइज हुई ना, तो बताओ क्या हुआ फिर? तो इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट टू अ सुपीरियर, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक बार अगर अथॉरिटी डेलीगेट हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम्ड हो गई, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही आपके ऊपर इम्पोज यानी कि थोप दी जाती है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। समझ आया यहाँ तक? आई होप समझ आया होगा। अब आपके लिए यहाँ पर फिर से मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ, लो जी एक बार और रिवाइज कर लो इसे। तो देखो बेटा, तीनों के बीच में डिफरेंस,
मीनिंग सिंपल, ये एक राइट टू कमांड है, ये ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म अ टास्क है, ये आंसरेबिलिटी है। तो ये आंसरेबिलिटी इसका कीवर्ड हो गया, इसका कीवर्ड हो गया ऑब्लिगेशन, और इसका राइट टू कमांड जो आपको जरूर लिखना है। डेलीगेशन, क्या अथॉरिटी किसी को सौंप सकते हैं? हाँ बिल्कुल सौंप सकते हैं, डेलीगेशन नाम ही अथॉरिटी सौंपने का है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा सौंप सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी तरीके से तो किसी और के मत्थे नहीं डाल सकते, थोड़ा सा डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि जवाबदेही आप ही की होगी। नेक्स्ट, ऑरिजिन अराइजेस फ्रॉम द, देखो अब वो अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं क्लियर हो कि मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं, अब जैसे पिताजी ने चाबी उसके हाथ में दी थी, जब सर्विसिंग पे गाड़ी थी तो वो छोटे भाई को कह सकता है कि मैं जरा अभी 1 घंटे के लिए आ रहा हूँ, तुम तब तक देख लेना, उसने अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे डाल दी ना, लेकिन उसका जो भी रिजल्ट आया होगा पापा पूछेंगे बड़े बेटे से ही, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी उसके हाथों में थी। ऑरिजिन, ये फॉर्मल पोजीशन से आता है, ये आपकी डेलीगेटेड अथॉरिटी से आता है, और ये ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, यानी कि ये अथॉरिटी से आया, कहीं से पोजीशन से आया, ये अथॉरिटी से आया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया। फ्लो, ये डाउनवर्ड फ्लो होता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये अपवर्ड होता है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, और ये भी अपवर्ड होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अब बताइए मुझे, यहाँ तक सबको हो गई हैं सारी बातें क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया है, डेलीगेशन, तो इसको यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से डेलीगेशन को। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और डेलीगेशन का लिंक बनाएंगे एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। तो तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहिए, मुझे अपडेट देते रहिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।